हरिराम रायगढ़ गांव का एक मेहनती किसान था। उसका जीवन सीधा सादा था, जो सूरज के उगने के साथ शुरू होता और ढलने के साथ समाप्त। उसकी छोटी सी जमीन पर वह अपने परिवार, पत्नी राधा और 2 बच्चों के लिए अन्न उगाता था। रायगढ़ के लोगों के लिए हरिराम ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक था। पर आज हरिराम की दुनिया हिल गई थी। मौसम की मार और कुछ अनपेक्षित खर्चों के कारण वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। कर्ज चुकाने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही थी और उसके पास पैसे नहीं थे। इसी बीच एक धनी व्यापारी सेठ गोकुलचंद, जो गांव में नया नया आया था, हरिराम के खेत के पास की उपजाऊ जमीन खरीदना चाहता था। उसने हरिराम को एक आकर्षक प्रस्ताव दिया। वह उसके सारे कर्ज चुका देगा और बदले में हरिराम को अपनी जमीन बेचनी होगी। परंतु हरिराम की जमीन पर उसके पूर्वजों की निशानी थी, एक प्राचीन बरगद का पेड़ जो गांव की पहचान बन चुका था। सेठ गोकुलचंद चाहता था कि वह पेड़ भी कट जाए। हरिराम इस प्रस्ताव से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अगर वह जमीन नहीं बेचता तो उसे और उसका परिवार बदनामी और भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, क्या मैं सिर्फ एक पेड़ की खातिर अपने परिवार को खतरे में डाल दूं? क्या कोई और रास्ता है? यह सवाल उसके मन में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। हरिराम रात भर सो नहीं सका। बरगद का पेड़ उसके बचपन का गवाह था। उसी की छाया में उसने अपने बच्चों को खेलते देखा था। उसी के नीचे उसने सुख दुख बांटा था। जमीन बेचना एक मजबूरी थी, लेकिन उस पेड़ को काटना उसके हृदय को चीर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन वह अपने पुराने मित्र शिक्षक माधव जी के पास पहुंचा। माधव जी ने हरिराम की सारी व्यथा सुनी और स्नेह से कहा, हरिराम, जीवन में हमेशा कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, पर याद रखना, जो मूल्यवान चीजें हमें विरासत में मिलती हैं, वे सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होती। ईमानदारी और सच्चाई भी ऐसी ही विरासतें हैं। हरिराम की पत्नी राधा भी चिंतित थी। उसने हरिराम से कहा, मैं जानती हूँ कि यह पेड़ आपके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। माधव जी की बातें और राधा की चिंताएं हरिराम को और भी उलझा रही थी। उस पर सेठ गोकुलचंद का भी दबाव था, जो बार बार उसे जल्दी फैसला लेने के लिए कह रहा था। हरिराम को लग रहा था जैसे वह दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता आसान था, दूसरा मुश्किल पर सही। वह किससे पूछे, किसे माने? क्या वह अपने परिवार की खातिर अपने सिद्धांतों को दांव पर लगा दे, या फिर एक अड़ियल रुख अपनाकर सबका जीवन कठिन बना ले? उसकी आंखों के सामने से बरगद के पेड़ की घनी छाया ओझल हो रही थी और सेठ गोकुलचंद की लालच भरी आंखें उसे घूर रही थीं। हरिराम रात भर सो न सका। बरगद का पेड़ उसके बचपन का गवाह था। उसकी जड़ें उसकी स्मृतियों में गहरी जमी थीं। उसी की शीतल छाया में उसने अपने बच्चों को किलकारियां भरते देखा था। उसी के विशाल तने के सहारे उसने अपने जीवन के सुख दुख बांटे थे। जमीन बेचना एक मजबूरी थी। उसके कर्ज का बोझ इतना भारी था कि वह शायद ही कभी उसे उतार पाता, लेकिन उस पेड़ को काटना, उस प्राचीन वृक्ष को धराशायी करना उसके हृदय को चीर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या सिर्फ अपनी इज्जत और पहचान बचाने के लिए वह अपने परिवार को भूखा मरने के लिए छोड़ दे? अगले दिन वह अपने पुराने मित्र शिक्षक माधव जी के पास पहुंचा। माधव जी गांव के सबसे समझदार और सम्मानित व्यक्ति थे। हरिराम ने अपनी सारी व्यथा उनके सामने रखी। हर शब्द में उसकी पीड़ा झलक रही थी। माधव जी ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना और स्नेह से हरिराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हरिराम, जीवन में हमेशा कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन याद रखना, जो मूल्यवान चीजें हमें विरासत में मिलती हैं, वे सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होती। ईमानदारी और सच्चाई भी ऐसी ही अमूल्य विरासतें हैं, जिन्हें हमें हर कीमत पर बचाना चाहिए। हरिराम की पत्नी राधा भी उतनी ही चिंतित थी। उसने अपने पति से कहा, मैं जानती हूँ कि यह पेड़ आपके लिए कितना मायने रखता है। हरिराम, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि हमारी यादें और हमारी पहचान है। लेकिन हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। अगर हम गरीब और बेइज्जत हो गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? माधव जी की बातें और राधा की चिंताएं हरिराम को और भी उलझा रही थीं।
एक ओर उसके पुरखों की निशानी थी, दूसरी ओर उसके बच्चों का भविष्य। इस बीच सेठ गोकुलचंद का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। वह बार बार उसे जल्दी फैसला लेने के लिए कह रहा था, जैसे कि वह हरिराम की लाचारी को भुनाने के लिए ही वहां आया हो। हरिराम को लग रहा था जैसे वह दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता आसान था जो सेठ गोकुलचंद का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से खुलता, लेकिन वह उसकी आत्मा को कुचल देता। दूसरा रास्ता मुश्किल था, कठिनाइयों और अनिश्चितताओं से भरा, पर शायद सही भी। वह किससे पूछे, किसे माने? क्या वह अपने परिवार की खातिर अपने सिद्धांतों को दांव पर लगा दे, या फिर एक अड़ियल रुख अपनाकर सबका जीवन और भी कठिन बना ले? उसकी आंखों के सामने से बरगद के पेड़ की घनी सुकून देने वाली छाया ओझल हो रही थी, और उसकी जगह सेठ गोकुलचंद की लालच भरी भेदक आंखें उसे घूर रही थीं। उसे लग रहा था कि वह अपने ही घर में एक अजनबी बन गया है, अपने ही निर्णय के बोझ तले दबा हुआ। माधवजी की बातें हरिराम के कानों में गूंज रही थीं। ईमानदारी और सच्चाई भी ऐसी ही विरासतें हैं। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी जड़ें कितनी गहरी थीं, कितनी सदियों से वह वहां खड़ा था, बिना किसी शिकायत के। उसने देखा कि कैसे चिड़िया उसमें घोंसला बनाती हैं, कैसे राहगीर उसकी छाया में आराम करते हैं। यह पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं था, यह जीवन का प्रतीक था, स्थिरता का और समुदाय का। यह सिर्फ रायगढ़ गांव की ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी जड़ों की पहचान था। हरिराम को अचानक अपने दादाजी की एक बात याद आई। दादाजी कहा करते थे, बेटा, धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन तुम्हारी इज्जत और सच्चाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। एक बार जो इज्जत चली गई, उसे वापस पाना मुश्किल होता है। दादाजी की ये बातें आज उसके दिल में उतर गईं, जैसे सदियों पुरानी बातें आज ही कही गई हों। उसे लगा जैसे दादाजी की आत्मा इसी बरगद के पेड़ की छांव में उसे देख रही हो, सही राह दिखा रही हो। उसने महसूस किया कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक ऐसा सौदा करने जा रहा था जो उसकी अपनी पहचान और गांव के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता था। सेठ गोकुलचंद के पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन अब इस बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर उसे स्पष्ट दिखने लगा था। उसने यह भी समझा कि सेठ गोकुलचंद सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को खरीदने की कोशिश कर रहा था। उसकी ईमानदारी को कौड़ियों के भाव बेचना चाहता था। भय और चिंता अभी भी थी, यह एक अंधी खाई की तरह उसके सामने थी, लेकिन अब उसके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग रहा था। वह समझ गया था कि सही रास्ता वह नहीं जो आसान हो, बल्कि वह है जो सही हो, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। उसे अपनी पत्नी राधा की आंखों में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता भी याद आई, लेकिन क्या वह भविष्य उस कीमत पर पाना चाहता था जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए दागदार कर दे? नहीं, उसने यह फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वह जमीन नहीं बेचेगा, या कम से कम उस पेड़ को कटने नहीं देगा। यह एक कठिन रास्ता था, कांटों भरा, जिसमें सेठ गोकुलचंद का गुस्सा, कर्ज का बोझ और गांव वालों की उपेक्षा भी शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने इसे चुनने का फैसला कर लिया था। बरगद की छाया अब उसे सुरक्षित और सशक्त महसूस करा रही थी। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना था, और वह आवाज कह रही थी, सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन हरिराम के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वह अब भटका हुआ या डरा हुआ नहीं था। उसके कदम दृढ़ थे और उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। वह सीधे सेठ गोकुलचंद के घर पहुंचा। सेठ, जो अपनी कोठी में आराम से बैठा था, हरिराम को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित लोभी मुस्कान आ गई। आओ आओ हरिराम, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुम्हारा फैसला क्या है? सेठ ने पूछा। उसकी आवाज में एक अनजानी सी अधीरता थी। हरिराम ने गहरी सांस ली और सेठ की आंखों में सीधे देखा। उसके चेहरे पर भय की जगह एक नई दृढ़ता थी। उसने कहा, सेठ जी, मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता, और उस बरगद के पेड़ को तो मैं किसी भी कीमत पर कटने नहीं दूंगा। यह पेड़ मेरे पुरखों की निशानी है और हमारे गांव की पहचान। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, यह हमारी जड़ों का प्रतीक है। सेठ गोकुलचंद का चेहरा गुस्से से तमतमा गया।
क्या तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं यह जमीन और वह पेड़ एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, उसने धमकी दी। लेकिन हरिराम टस से मस नहीं हुआ। वह जानता था कि यह रास्ता मुश्किल है, पर उसने इसे चुना था। जब गांव वालों को हरिराम के इस साहसी फैसले के बारे में पता चला, तो उनकी आंखों में भी एक नई चमक आ गई। वे समझ गए कि हरिराम सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए लड़ रहा था जो इस गांव से जुड़े थे, जो इस पेड़ से जुड़े थे। शिक्षक माधवजी ने तुरंत ही गांव वालों को इकट्ठा किया। सब मिलकर सेठ गोकुलचंद के उस अमानवीय प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उनकी एकता और दृढ़ता देखकर सेठ को अपनी चाल उल्टी पड़ती दिखाई दी। गांव की एकजुटता के सामने उसकी धमकी और लालच फीके पड़ गए। आखिरकार सेठ गोकुलचंद को पीछे हटना पड़ा। उसने हरिराम से वह जमीन खरीदने का विचार छोड़ दिया और गांव छोड़कर चला गया। हरिराम को अपनी जमीन वापस मिल गई और वह प्राचीन बरगद का पेड़ भी सुरक्षित रहा, जिसकी छाया आज पहले से कहीं अधिक सुखद लग रही थी। गांव वालों ने हरिराम की ईमानदारी और साहस की भरपूर दाद दी। उसका परिवार, विशेषकर राधा और बच्चे, आज उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। हरिराम को उस दिन जीवन का असली अर्थ समझ आया। उसे एहसास हुआ कि पैसों से ज्यादा लोगों का विश्वास और अपनी अंतरात्मा की आवाज सबसे कीमती होती है। उसने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, पर अंत में वही जीतता है और मन को सच्चा संतोष दिलाता है। रायगढ़ के लोगों के लिए हरिराम एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह सिखाता हुआ कि सबसे बड़ी दौलत वही है जो हम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से कमाते हैं, और यही हमें जीवन में सबसे बड़ी विजय दिलाती है।